गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है। स्वागत है आज के सेशन में सभी का। बच्चों, एक बार सभी सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरी आवाज़ आप तक जा रही हो तो। चलिए सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। देखिए आज कुछ आपके जो लिटरेचर के क्वेश्चन हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो लिटरेचर से जुड़े हुए क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। एक प्रैक्टिस इस पे हम पहले भी करा चुके हैं आपको, एक प्रैक्टिस इसकी हो चुकी है आपकी। और आज इसी से रिलेटेड आपके लिटरेचर से, साहित्य से जुड़े हुए आपके कुछ और अच्छे प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें दो स्टेटमेंट दिया है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तुलकाप्पियम, ठीक है। हालांकि तुलकाप्पियम को थोड़ा सा इसको सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, तुलकाप्पियम को जो है तुलकाप्पियम, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कलर का वो है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तुलकाप्पियम तमिल भाषाओं में कन्नड़ प्राचीनतम भाषा है। अब यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अभी रेड थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है इसमें, रेड में क्लैरिटी है। करा कि प्राचीनतम तमिल व्याकरण तुलकाप्पियम है, ठीक। तुलकाप्पियम बच्चों ये आपके द्वितीय संगम परिषद जो आयोजित की गई थी, द्वितीय संगम परिषद, द्वितीय संगम परिषद का जो आयोजन है ये पांड्य राजवंश के अधीन हुआ था। किसके अधीन? पांड्य राजवंश के, पांड्य राजवंश के अधीन होता है, ठीक। और इसमें जो है तुलकाप्पियम व्याकरण की क्या हुई थी? रचना। और जो आपका बच्चों ये तुलकाप्पियम व्याकरण है, ये आपके संगम साहित्य का ही पार्ट है। और संगम साहित्य में देखिए, आप देखेंगे 3 संगम परिषद होती हैं। 3 संगम परिषदों में पहली संगम परिषद के जो लिटरेचर हैं वो उपलब्ध नहीं है अभी फिलहाल के लिए। द्वितीय जो संगम परिषद है उसमें तुलकाप्पियम की रचना हुई थी, जो किसकी किताब है? तुलकाप्पियर की। इसके लेखक कौन है? तुलकाप्पियर। तुलकाप्पियर इसके क्या हैं? लेखक हैं, ठीक है। और ये व्याकरण ग्रंथ है। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है कि ये व्याकरण ग्रंथ है और तुलकाप्पियर ने इसकी क्या की है? रचना की है, ठीक। दूसरा, तमिल भाषाओं में कन्नड़ प्राचीनतम भाषा है, ये गलत है। तमिल भाषाओं में कन्नड़ जो है प्राचीनतम भाषा बच्चों, ये गलत है, ठीक है। तमिल के बाद तेलुगु है, ठीक है, फिर कन्नड़ है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये बाद में डेवलप हुई, फिर मलयालम है। देखिए 4 हैं, तमिल, तमिल से तेलुगु, कन्नड़ और फिर मलयालम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तमिल भाषाओं में कन्नड़ प्राचीनतम भाषा है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। केवल एक सही, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर है। ए आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का विकास क्रम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय इतिहास, जय भारत, जय महाभारत, फिर कह रहा है जय जय भारत, जय है, फिर जय भारत है, फिर भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास नहीं है, ये भारत इतिहास है। इसको आप जो है इस तरह से लीजिएगा, भारत इतिहास,
तीसरे नंबर पर आपका जो है वो भारत इतिहास है, ठीक है, फिर महाभारत है, ठीक। तो अब देखो इसमें से आपको मैच कराना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है, कौन सा आंसर बच्चों आपका राइट आंसर है। बोलिए कौन सा आंसर इसमें राइट आंसर है। कमेंट करते रहिएगा। देखो इसमें जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो है आपका सेकंड। पहले जय है, फिर जय भारत है, फिर भारत इतिहास है, फिर महाभारत है, ठीक है। और ये जो गणना है, ये जो क्रम है, ये श्लोकों की संख्या के आधार पर है, श्लोकों की संख्या के आधार पर। श्लोकों की संख्या के आधार पर है, ठीक है। ये बच्चों श्लोकों की संख्या के आधार पर है, जय जय भारत, भारत इतिहास और महाभारत, ठीक है। ये श्लोकों की संख्या के आधार पर, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक। दूसरा आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करण निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भगवत गीता को स्मृति प्रधान कहते हैं। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत में कुल 22 पर्व हैं, ठीक है। अब आपको ये जवाब देना है कि इसमें कौन सा आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है। दिखाई दे रहा सभी को? मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक। अब आपको बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। भगवत गीता को स्मृति प्रधान माना गया है, ठीक है। भगवत गीता को स्मृति प्रधान माना गया है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। और महाभारत में कुल जो है कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं बच्चों। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो ये बताना आपको कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। अब देखो यहाँ पे देखिए, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत ये दो आपके महाकाव्य हैं। दोनों आपके बच्चों क्या हैं? महाकाव्य। दोनों आपके क्या हैं? महाकाव्य हैं, ठीक। महाभारत में जो है आप देखेंगे तो कुल जो है 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व, ठीक है। 18 पर्व हैं। और जो भीष्म पर्व है उसमें बच्चों आपके भगवत गीता का क्या है? उल्लेख है, ठीक है। भीष्म पर्व जो है जिसमें आपके युद्ध की क्या है? चर्चा है, जो कितने दिन चला है? 18 दिन, ठीक। शांति पर्व जो है इसका सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। सबसे बड़ा पर्व है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है और ये भी सही है। जो भगवत गीता है वो स्मृति प्रधान है, ठीक है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या किया था? सुना था, ठीक है। स्मृति प्रधान है भगवत गीता। ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितने पर्व हैं? 18, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका बच्चों गलत होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो इसमें जो है, हाँ, कौन सा आंसर होगा? तो 1 और 2, ठीक है। सही कथन का चुनाव करना, 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैच कराना है आपका। कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो राइट मैच करने वाले कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? कौन कौन से यहाँ पे राइट मैच कर रहे हैं? बोलिएगा। यहाँ पे कौन कौन से जो है
राइट एकदम मैच कर रहे हैं। एक तरफ मौर्य वंश दिया है, दूसरी तरफ विष्णु पुराण है, सातवाहन है मत्स्य पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण है। ठीक है, यानी कहते हैं ना पुराण जो है, पुराणों से भी आपके इतिहास की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। पुराणों से भी हमें इतिहास की जानकारी बच्चों मिलती है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। इनकी संख्या कितनी है? तो 18 इनकी संख्या है, 18 इनकी संख्या है। और कहते हैं कि पुराणों की जो विशेषता है, पुराणों की विशेषता वो कहाँ पे दी गई है? तो पुराणों की विशेषता जो है अमरकोश नामक ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, पुराणों की विशेषता किस में दी गई है? अमरकोश नामक ग्रंथ में। अमरकोश नामक ग्रंथ में दी गई है, जिसके रचनाकार हैं कौन? अमर सिंह। इसने रचनाकार कौन है? अमर सिंह है। ठीक है, अमर सिंह बच्चों इसके क्या है? लेखक हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम बात करें पुराणों की, तो सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है, प्राचीन पुराण में सबसे पहले आपका आता है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। ठीक है, ये सबसे प्राचीन पुराण है। यहाँ पे जो दिया है मौर्य वंश, मौर्य वंश की चर्चा आपके विष्णु पुराण में है, एकदम सही है। सातवाहन वंश का इतिहास आपके मत्स्य पुराण में है। गुप्त वंश का इतिहास आपके वायु पुराण में है। ये तीनों मैच करने को देता है। ये तीनों बच्चों आपका मैच करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ये तीनों आप मैच करा सकते हैं, तीनों स्टेटमेंट आपके राइट स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी आंसर राइट आंसर होगा। डी आपका जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, आश्वलायन गृहसूत्र, नीतिसार, अर्थशास्त्र। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, आश्वलायन गृहसूत्र, नीतिसार, अर्थशास्त्र। महाभारत की चर्चा या उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में की गई है? महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख बच्चों किस ग्रंथ में हुआ है? बोलिएगा, किस ग्रंथ में हुआ है? देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम बच्चों किसकी है? कालिदास की है। ठीक है, कालिदास की है। तो कालिदास तो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है। ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड के महारत्न हैं, उनके नवरत्नों में महारत्न है ये। ठीक, कालिदास, इनकी कुल जो है 7 रचनाएं हैं। ठीक है, 7 रचनाएं हैं इनकी, जिसमें आपकी ऋतुसंहार है, ऋतुसंहार। दूसरी जो है मेघदूतम है। दोनों जो है खंड काव्य हैं आपके, मेघदूतम। ठीक, ये दो आपके क्या हो गए? खंड काव्य। ये दोनों जो है आपके खंड काव्य हैं। फिर इसके बाद आपकी आता है मेघदूतम के बाद जो है आपका ऋतुसंहार हो गया, मेघदूतम हो गई। और फिर इसके बाद आता है आपका जो है खंड काव्य हो गया, ऋतुसंहार, मेघदूतम, हाँ, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक, रघुवंशम और कुमार संभवम। और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो
3 किताबें और हैं, ठीक है। और वो 3 किताबें कौन हैं? वो है नाटक, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 इनके क्या हैं? नाटक हैं। ठीक है, 3 इनके क्या हैं? नाटक हैं। दूसरा देखिए, ये तो गृह सूत्र हो गया। सूत्र साहित्य में 4 सूत्र साहित्य हैं, ठीक है। मूल रूप से एक आपका हो जाता है बच्चों गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, सुलभ सूत्र, जिससे गणित, और आपका धर्म सूत्र। अब इसी धर्म सूत्र से आपके स्मृतियों का क्या है? डेवलपमेंट हुआ है। धर्म सूत्र से ही स्मृतियों का विकास हुआ है। ठीक है, धर्म सूत्र से क्या होता है? स्मृतियों का डेवलपमेंट होता है। ठीक, आश्वलायन गृह सूत्र आपका राइट आंसर इसमें है। नीतिसार किसकी रचना है? कामंदक की, ये आपके कामंदक की रचना है। अर्थशास्त्र जो है ये आपके कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य की रचना, ठीक है। ये किसकी है? कौटिल्य की है। अगला देखिएगा, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? शमसे सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बरनी, ख्वाजा अब्दुल समद इशामी और सिराजुद्दीन अली यजदी। सिराजुद्दीन अली यजदी। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? शमसे सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बरनी और ख्वाजा अब्दुल समद इशामी, सिराजुद्दीन अली यजदी। कौन होगा इसमें? देखो, तारीख़ फिरोज शाही बच्चों ये बरनी की किताब है। तारीख़ फिरोज शाही किसकी किताब है? बरनी की। तारीख़ फिरोज शाही बरनी की है। एक और है, उसे कहते हैं फतुहात फिरोज शाही। फतुहात फिरोज शाही, ये किसकी है? अफीफ की है, ठीक है, अफीफ की है फतुहात फिरोज शाही। इसामी की कौन सी है? फुतूह शलातीन, फुतूह उश शलातीन, ये इसामी की है। फुतूह उश शलातीन जो है ये किसकी है? इसामी की है। और इसामी आपके मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के क्या है? समकालीन है, एमबीटी का समकालीन है। और ये सिराजुद्दीन अली यजदी, इनकी किताब का तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक, अगला देखना, इसमें जियाउद्दीन बरनी सही राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, मैच करना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। जय जय भारत, महाभारत का इतिहास, महाभारत, ठीक है। अब इसमें ये है तो सारे चारों महाभारत के पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन इसको किसने किस टाइम पर कौन सा भाग बच्चों लिखा है,
इसमें कौन जो है किस टाइम पर कौन सा पार्ट जो है लिखा है, ये बताना आपको। कौन से युग में सही सुमेलित हैं? साहित्य का नाम, लेखक, जय भारत, व्यास, महाभारत इतिहास, भारतीय इतिहास मतलब भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। ठीक है, और महाभारत। कमेंट करके बताना इसको क्या इसका राइट आंसर होगा। बोलिए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो पहला जो दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट जो दिया है जय, शुक्राचार्य का महाभारत से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं, इनका कोई संबंध नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जय भारत महर्षि व्यास, महर्षि व्यास का भी इससे कोई संबंध नहीं है, महर्षि व्यास का भी बच्चों इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ ये सही है, इनको द्वैपायन कहते हैं, वैसापन लिखा है, ये द्वैपायन है। ठीक है, और उग्रश्रवा ऋषि, उग्रश्रवा ऋषि, ठीक है, उग्रश्रवा ऋषि, उग्रश्रवा ऋषि और इसके निर्माण में वेद व्यास का भी योगदान। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वेद व्यास। ठीक है, तो ये जय भारत नहीं बल्कि इससे मैच करेगा, तो यहां पे केवल आपका 3 ही मैच कर रहा है, माने डी 3 और 4 मैच कर रहा है। ठीक है, ये जय भारत लिखा, जय भारत के नहीं महाभारत के निर्माता है। ठीक है, शुरू में उनके मंत्र नहीं थे बच्चों, तो ये आपका डी आंसर यहां पे राइट होगा। अगले देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान करना है। बुद्धचरित, अश्वघोष, रामचरित, वाकपति और गौणवहो, बाणभट्ट, हर्षचरित, संध्याकर नंदी। अब ये मैच कराना आपको। बोलिए। देखिए अश्वघोष, अश्वघोष की जो रचना है बच्चों, देखिए रामचरित, ये तो एक तो क्लियर है आपका, ये वाला रामचरित संध्याकर नंदी की है, और इसी संध्याकर नंदी ने कैवर्त विद्रोह का उल्लेख है, इसमें कैवर्त विद्रोह का उल्लेख है। ये आपके पालवंशीय लेखक हैं, कैवर्त विद्रोह की चर्चा की गई है यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो है इसमें रामचरित को इसने राम का दर्जा दिया है, सॉरी रामपाल को, ठीक है, राम का दर्जा देता है। तो ये एक आपका मैच कर गया, यानी बी का 4 होना चाहिए। ठीक है, और अश्वघोष, बुद्धचरित किसकी है? अश्वघोष की है। ठीक है, बुद्धचरित किसकी है? अश्वघोष की है। ठीक, और अश्वघोष आपके चतुर्थ बौद्ध संगीत के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध संगीत के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है,
ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। वसुमित्र की किताब का नाम है विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र ये वसुमित्र की है। इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में संस्कृत को भाषा के रूप में चुना गया था बौद्ध समितियों में। ठीक है, संस्कृत, नॉट संस्कृति, संस्कृत है। ठीक है। और गौणवोहू की वाक्पति है। और हर्षचरित किसकी? बाणभट्ट की है। बाणभट्ट की एक और है, वो है कादम्बरी। कादम्बरी बच्चों, बाणभट्ट की कादम्बरी भी है। और दूसरी बात ये कि बाणभट्ट की कादम्बरी के अतिरिक्त जो है एक और किताब, उसका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है। और बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन के क्या हैं? दरबारी कवि। ठीक है। हर्षवर्धन के क्या हैं? दरबारी कवि हैं। तो इसमें आपका डी मैच कर रहा है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी बच्चों आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका, देखिए, दशरथ जातक किस भाषा में है? दशरथ जातक प्राकृत में, कन्नड़ में, पाली में, संस्कृत में। दशरथ जातक जो है किस भाषा में है? ठीक है। अब देखो, अब इसका अगर आपको नहीं, सपोज करिए नहीं पता, कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो भी आप आंसर इसका कर सकते हैं। ठीक है। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। दशरथ जातक किस भाषा में है? तो दशरथ जातक जो है, अब आपको ये पता है जातक जो ग्रंथ हैं, जो आपके जातक ग्रंथ हैं, ठीक है, इन जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्मों की इसमें कहानी दी गई है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की इसमें क्या है? कहानी है। ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। ठीक। अब आपको पता है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो सामान्यतः पाली भाषा में है। तो यहाँ पे आपको अगर आंसर नहीं आ रहा, यदि आंसर नहीं आ रहा, फिर भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है। प्राकृत जो है ये जैन ग्रंथों की भाषा है, जैन ग्रंथ की भाषा है। अब आपको यहाँ से भी अगर आप एक नेगेटिव थ्योरी अपनाएं तो भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है। एलिमिनेशन थ्योरी अपनाओ तो भी कर सकते हो। ये जैन की हो गई। कन्नड़ आपका दक्षिण में है। कन्नड़ जो है दक्षिण भारत की भाषा है, कर्नाटक में। ठीक है। संस्कृत में पाल ग्रंथ था नहीं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में संस्कृत को भाषा अपनाया गया। चतुर्थ वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। वैसे भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुक्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम्ब पिटक में बौद्धों के लिए बनाए गए नियम का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है। ना तो एक और ना ही दो। चलिए ये आंसर करिएगा आप लोग। बोलना बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक आते हैं। ठीक है। त्रिपिटक, और ये जो त्रिपिटक हैं, ये जो त्रिपिटक हैं, तीन पिटक हैं इसमें। एक आपका सुक्त पिटक, सुक्त पिटक, ठीक है, सुक्त पिटक जो आपके आनंद की रचना है, आनंद ने इसका संग्रह किया। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है।
बुद्ध के उपदेशों का क्या है, संग्रह है। जो उन्होंने संवाद किया है बुद्ध से, उसका संग्रह है। दूसरा आपका है विनय पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक है। तो विनय पिटक में जो है क्या किया गया है, विनय पिटक में, विनय पिटक ये उपालि की रचना है। विनय पिटक किसकी है, उपालि की रचना है, ठीक। और इसमें जो है संघ के रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, संघ के नियम। इसमें जो है क्या है, संघ के नियम है, संघ के नियमों का संग्रह है। तीसरा अभिधम्म पिटक है, जिसकी रचना मोगलीपुत्तिस्य ने की है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना किसने किया है, मोगलीपुत्तिस्य ने, मोगलीपुत्तिस्य। तो मोगलीपुत्तिस्य जो है ये आपकी तृतीय बौद्ध संगीत के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति के, जो आपके किसके समय हुई थी, अशोक के समय, ठीक है, उस समय। अब इस जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। इसमें क्या दिया है, बौद्ध दर्शन, ठीक है, इसमें बौद्ध दर्शन की चर्चा है। अब यहाँ पे आप देखिए पहला जो दे रहा है स्टेटमेंट कि सुक्त पिटक में तर्क और संवाद, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखिए तो तर्क और संवाद की चर्चा कर रहा है। तो तर्क और संवाद जो है आपका पहला स्टेटमेंट सही है, यानी बुद्ध से जो भी तर्क और संवाद सभी विषयों पर आनंद ने किया और बुद्ध ने उसको समझाने के लिए जो उपदेश दिए, उनका जो संग्रह है, ठीक है, वो आपको फर्स्ट में दिख जाएगा, ठीक है। वो आपका पहला वाला स्टेटमेंट राइट है, लेकिन दूसरा गलत है। अभिधम्म पिटक में बौद्धों के लिए बनाए गए नियम का उल्लेख गलत है, ये विनय पिटक में है। ये किस में है, तो ये आपके विनय पिटक में है, ये आपके विनय पिटक में है। तो ये आपका बच्चों पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये आज का आपका प्रैक्टिस सेशन था, ठीक है। बाकी बच्चों आगे आने वाले जो भी प्रैक्टिस सेशन होंगे उसमें और भी अच्छे प्रश्नों का आपका एक संग्रह आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ आपको उससे सहूलियत और कुछ फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से, थैंक यू।